चलिए ओके। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको हम लोग कंटिन्यू करें। पिछले क्लास में आप एक एक करके देखे थे पूरे अंग्रेजों के बारे में, कैसे अंग्रेज आए, कैसे भारत में उनका साम्राज्य विस्तृत हुआ, विदेश नीति उनकी क्या क्या रही, ये सभी चीज हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद आपको अलग से क्लासेस करवाया गया जिसमें हम लोग पूरे जितने भी अंग्रेजों के कानून है, एक्ट है, ये सभी कानून हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कानून के बारे में आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये सभी एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कानून से टेस्ट होना है, तो टेस्ट आपका संडे को हम लोग निर्धारित किए हैं, संडे टेस्ट हो। आज आगे का क्लास हम लोग इसमें बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ये मान के चलिए कि बीपीएससी में एक क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है, निश्चित आएगा। इसीलिए इस टॉपिक में मतलब मॉडल का लगभग मेन सारांश इसमें आप समझ लीजिए। इसमें आपको एक क्वेश्चन में आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें होगा गवर्नर, इसके बाद गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल में दो भाग देखेंगे, एक बंगाल का गवर्नर जनरल और एक भारत का गवर्नर जनरल। तब हम लोग इसके बाद चलेंगे वायसराय। इसके बाद तब हम लोग फिर देखेंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल ये होगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल और एक स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल। इतने बेसिक तक हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है और इस टॉपिक से आपको हम बताएं कि एक क्वेश्चन फिर से आपको पूछा जाएगा, तो इसमें ध्यान से अब समझें। एक्ट फिर से पढ़ा दिया जाए, तो पॉलिटी में खूब डिटेल पढ़ोगे, पॉलिटी में वहां पर पूरा एक्ट चलेगा, उसको पढ़ना। वो हिस्ट्री का पार्ट नहीं, उसको अलग से सिर्फ जान के दे दिया गया और बाकी एक्ट के लिए आपको वीडियो दिया हुआ है। आपको एक्ट अगर फिर से बेसिक नहीं समझना है, बेसिक अगर क्लियर नहीं है, तो वीडियो दिया हुआ है, उसको बढ़िया से एक बार दो बार देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए एक्ट तो वहां किया हुआ है, बाकी टेस्ट के माध्यम से उसका लेवल कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि हर चीज लाइव में हो तभी तुम्हारा सही होगा, उसके दिमाग से कचरा हटा दो। आपको बस दिमाग में सेट रखो कि जो टॉपिक का दिया गया उसको बढ़िया से हमको पता लेना, ये मेन ध्यान। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए। पहले आज जो क्लास है ये टॉपिक लगभग 4-5 क्लास छोटे छोटे क्लासों में चलेगा, क्योंकि इसका बेस बहुत ज्यादा अच्छा से समझना है। इसमें देखो, गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। आज भी हम लोग गवर्नर मीन्स करते हैं राज्यपाल। इसके बाद गवर्नर जनरल का मतलब होता है कई गवर्नरों का हेड, ये गवर्नर जनरल। शुरुआत में इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, उसके बाद इसका नाम फिर भारत का गवर्नर जनरल होगा। तब इसके बाद होता है वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है? वायसराय का मतलब होता है ब्रिटेन के जो हमारे महारानी है उसका प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, उसको हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। वायसराय का मतलब प्रतिनिधि कह लीजिए, एक रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, एक वायसराय होगा। जस्ट लाइक तुलना करने में हम लोग एज ए प्रेसिडेंट से कंपेरिजन करते हैं, लेकिन वायसराय का मतलब ये राष्ट्रपति नहीं, एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद हम लोग फिर हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल जो देख रहे हो, ये चूंकि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तब हम लोग उसको रिप्रेजेंटेटिव नहीं कहेंगे, फिर उसका नाम गवर्नर जनरल होगा। लेकिन इन दोनों गवर्नर जनरल में अंतर होगा, ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल होंगे और ये मान लो कि भारतीय ऐसा बनते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी। ये जस्ट लाइक राष्ट्रपति आप कह सकते हो, भारत के राष्ट्रपति का जैसा पोस्ट हो गया, यही पद आगे चल के राष्ट्रपति का पद बन जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा बेसिक बात करते हैं, एक एक करके बहुत बढ़िया से समझना होगा, तब जाकर के बेस एकदम सही होगा। सबसे पहले एक चीज समझो, अंग्रेज बंगाल, फिर आप जानते हो मद्रास और फिर आप जानते हो मुंबई, 3 जगह अंग्रेज यहाँ पे मेन अपना क्षेत्र स्थापित हुए। सबसे पहले उनको बंबई ही मिल गया और इसीलिए बंबई के अलग एक राज्यपाल थे जिसको गवर्नर के नाम से जानते हैं। कोई भी क्षेत्र होगा तो उसका एक गवर्नर होगा, एक उसका राज्यपाल होगा जो उसको कमांड करेगा, तो ये बंबई का गवर्नर। बाद में जब वो मद्रास कब्जा किए तो ये मद्रास का गवर्नर हो गया। और आप जानते हो पलासी के युद्ध के बाद 1757 से तब जरूरत हो गई कि नहीं, अब पलासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, तो अब यहां से अंग्रेजों ने 1757 से बंगाल के भी गवर्नर नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो देखो बातों को खूब ध्यान देना, जब तक हम सिर्फ गवर्नर शब्द का प्रयोग करें, गवर्नर कैसे बनते थे तो आपको हमने बताया कि अंग्रेज इंग्लैंड से आए थे और इंग्लैंड में कुछ अमीर व्यापारियों का एक संगठन था और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाने जाते थे। वही जिनका जिनका शेयर लगा हुआ था बिजनेस में, वो लोग तय करते थे कि मेरा बंबई कौन देखेगा, मद्रास कौन देखेगा, बंगाल कौन देखेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते थे गवर्नर, ये कंपनी के मालिक लोग बनाते थे, जो कंपनी इंग्लैंड में है। तो आपको पहली बात ये तो समझ में आ गया कि कंपनी, मान लो आप ही कहीं कंपनी स्थापित करते हो और बहुत दूर दूर कुछ कुछ क्षेत्र कब्जा करते हो, जीतते हो, तो हर क्षेत्र का अलग अलग एक निश्चित रूप से एक व्यक्ति को हेड बना दोगे कि तुम यहाँ देखना, तुम यहाँ देखना, तुम यहाँ देखना। वही जिसको तुम हेड बनाए हो समझना कि बस वही गवर्नर।
तो इस समय आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि 3 गवर्नर मेन इंडिया में वर्क कर रहे थे, मुंबई के गवर्नर, मद्रास के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर। धीरे धीरे आप खुद जानते हो कि अंग्रेजों ने पहली बार मैसूर से लड़ाई की और आप सभी को मालूम है कि 4 आंग मैसूर युद्ध हुए। उसके बाद मैसूर पर इनका पूरा अधिकार हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने पढ़ा कि 3 आंग मराठा युद्ध हुए और मराठा को हराने के बाद धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया। जब इनका क्षेत्र बढ़ा तो थोड़ा ही क्षेत्र बढ़ने के बाद बंगाल के गवर्नर को ही इन तीनों का हेड माना गया कि आप अब हर कोई अलग अलग डिसीजन लोगे तो इंडिया में 3 डिसीजन वाले हो जाएंगे। आप जो डिसीजन लोगे आप ही के अंदर ये दोनों होंगे और जिस समय बंगाल के गवर्नर के अधीन ये दोनों गवर्नर हो जाएंगे तो उसको नाम स्पेशल गवर्नर जनरल हो जाएगा और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से हम लोग जानेंगे। तो आप जैसे ही हम कहें बंगाल का गवर्नर जनरल तो आप कहोगे कि सर समझ गए, 1773 में एक एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट। आपने पढ़ा था कि पंखा के रेगुलेटर जैसा आपको हम समझाए थे और इसीलिए ये रेगुलेटिंग एक्ट में आपको बताए थे रेगुलेटर जैसा। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सैनिक प्रमुख और गवर्नर दोनों अलग अलग पोस्ट। आप आगे पढ़ोगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में तो सैनिक का हेड अलग होते थे, गवर्नर अलग होते थे। तो इसमें हम लोग को देखना है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को किया गया तो नाम थोड़ा सा बदल दिया गया। कहा गया कि देखिए आप बंबई के गवर्नर होंगे, आप मद्रास के गवर्नर होंगे, लेकिन जो बंगाल वाला होगा उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से हम लोग जानेंगे। 1784 में तो फिर से गया एक्ट। तो इसीलिए यहाँ पे 1773 की बात मैं कर रहा हूँ, रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा हूँ। 1784 में रियल रूप में दोनों के अधीन कर दिए, ये भी हम वहां पे आपको पढ़ाए थे। यहाँ पे बहुत स्पष्ट 73 में नहीं था, 84 में स्पष्ट कहा गया कि जो ही कहेगा उन दोनों को मानना होगा। 73 से थोड़ी बहुत विवाद रही थी। बंगाल क्यों हेड बना? क्योंकि आप जानते हो कि बंगाल मेन बंदरगाह क्षेत्र है, यहाँ पे लोहा कोयला उस समय औद्योगिकरण मेन चीज है और इसीलिए लोहा कोयला इन सभी चीज की प्रचुरता भी बंगाल में थी। यहाँ उपजाऊ भूमि भी आपका ज्यादा था, भू राजस्व से इनकम सबसे ज्यादा हो रहा था, इसीलिए इसको हेड बना दिया गया कि जहां से मेन पैसा आ रहा है उसको हम लोग हेड करेंगे। हाँ बिल्कुल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में फिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा हम लोग देखेंगे। तो अब अभी हम लोग देखें धीरे धीरे इनका क्षेत्र और बढ़ने लगा। जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, आप जानते हो 1813 में भी चार्टर एक्ट आया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो और 33 में डायरेक्ट कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार सिर्फ करेगी, अब प्रशासन देखने में लगो। यहाँ आंशिक रूप से समाप्त था, यहाँ पूर्णतः रूप से समाप्त था, यहाँ चाय चीनी तक था, यहाँ सब समाप्त कर दिया गया। और आपको बताया था कि 1833 में उसको मेन कहा गया कि तुम्हारी ड्यूटी है मेन राजपाट देना और इसीलिए 1833 के अधिनियम से इस बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम स्पेशल किया गया कि अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा हो चुका है। तो अब इसमें आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है कि 1833 से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरा खत्म हो गया और यहाँ पे उसको कहा गया कि अब राजपाट चलाइए और जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसके लिए एक नाम आया भारत के गवर्नर जनरल। तो आपको कभी भी भारत के गवर्नर जनरल शब्द बोलेंगे तो समझना कि वो 1833 की बात चल रही है। बंगाल के गवर्नर जनरल बोले तो 1773 की बात चल रही है। बंगाल के गवर्नर बोले तो समझना 1757 से 73 की बात चल रही है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है 1857 में विद्रोह। और आप जानते हो कि 1858 के जो अधिनियम आए इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया कि अब कंपनी नहीं रहे, अब इंग्लैंड के महारानी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ इंडिया में रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव जब होगा तो उसको अब गवर्नर जनरल नहीं करके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसका नाम क्या होगा? वायसराय होगा। ये ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, प्रतिनिधि होंगे और प्रतिनिधि का मतलब हो गया कि अभी गवर्नर नहीं है, हेड नहीं है, जो कहेगा वो करना है और ये वायसराय होंगे। डायरेक्ट अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से खत्म होगी। फिर जैसे ही आप जानते हो 1947 को आजादी मिलेगी तो जब भारत आजाद हो गया तो फिर कहा जाएगा कि जब आजाद हो गया तो अब ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहेगा और यहाँ का जो हेड होगा जस्ट लाइक गवर्नर जनरल जैसा काम करेगा और इसीलिए उसका नाम फिर से गवर्नर जनरल 1947 में बन जाएगा, लेकिन नाम बदल जाएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और इसी में भारतीय गवर्नर जनरल जब बनेंगे तो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल की बात चलेगी और तब उसके बाद यही पद जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तब यहाँ से ये पद 26 जनवरी 1950 के बाद राष्ट्रपति के पद के रूप में जाना जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि एक ओवरऑल व्यू आप सभी को मिला होगा। अब इसको एक बार हम समेटने का कोशिश करें तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पद जो है इसका नाम है गवर्नर। बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिए, एक बार एकदम ध्यान से समझेंगे तो कहेंगे कि हाँ अब एकदम सारा शब्द हमको समझ में आ गया।
तो अब इसमें आपको पहला नंबर समझना है कि जो हमने नाम दिया गवर्नर, तो ये समझना है बंगाल का भी गवर्नर है, मद्रास का भी गवर्नर है, और फिर समझना है कि बंबई का भी गवर्नर है। 3 गवर्नर इस समय वर्क कर रहा है। तो इस समय मेन हम लोग की जो चर्चा होगी ये बंगाल के बारे में होगा, तो हम लोग चलेंगे बंगाल का गवर्नर। दूसरा, इसी गवर्नर के अधीन जब बाकी गवर्नर को कर दिया जाएगा तो इसी का नाम हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इसी को हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जानेंगे। फिर जब क्षेत्र और बड़ा हो जाएगा तब इसी को हम लोग कहेंगे भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। फिर हम लोग देखेंगे कि जब डायरेक्ट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन के हाथ सीधा रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगा, तब इसी को हम लोग कहेंगे भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। फिर हम लोग देखेंगे जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम लोग वायसराय फिर नहीं कहेंगे, तब शब्द चलेगा स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। अब देखो इतने नाम चलेंगे, धीरे धीरे मैं चाहता हूँ सब बच्चों को एकदम याद होते जाए। सर इसमें कोई भार ही नहीं था, हम बेकार हड़कते थे। एकदम हड़कना ही नहीं है, केवल स्टेप समझो तो कहोगे सब क्लियर होते जा रहा है। पहला मद्रास का गवर्नर, बंबई का गवर्नर, फिर जो है बंगाल का गवर्नर। तो हम लोग बंगाल का गवर्नर की बात की। फिर बंगाल गवर्नर के अधीन बाकी सभी गवर्नर आ गए तो नाम बंगाल का गवर्नर जनरल हो। फिर पूरे भारत जब क्षेत्र सिख साम्राज्य भी जीत गए, मराठा को जीत गया, क्षेत्र तो बड़ा हो गया, तो नाम हो गया भारत का गवर्नर जनरल। फिर 1857 विद्रोह के बाद तब हुआ कि नहीं, अब ब्रिटिश डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि होगा। यहाँ अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, तो गवर्नर की बात ही खत्म हो गई। प्रतिनिधि के लिए शब्द आया वायसराय। फिर आजादी जब हो गई तो हम लोग कहे कि वायसराय प्रतिनिधि ठीक नहीं, गवर्नर जनरल ही होगा। लेकिन अब भारत स्वतंत्र हो चुका है तो स्वतंत्र भारत की गवर्नर जनरल की बात है। अगर हम आपको डेट की बात करें तो अब दूसरा नंबर हम समझते हैं, सभी बच्चे डेट समझ रहे होंगे। जैसे ही पलासी की लड़ाई हो गई तो 1757 से बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो, और आप खुद समझ रहे हो कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया तब तक नाम बंगाल का गवर्नर शब्द का प्रयोग होते रहा। फिर आप दूसरा चीज भी सभी समझ गए कि सर 1773 से लेके आपने अभी बताया 1833 तक जो चार्टर आया इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। फिर 1833 से लेकर के हम लोग देखेंगे 1858 तक जो अधिनियम है ये भारत के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। फिर हम लोग समझ गए कि 1858 से लेके 1947 तक ये जो फेज है इसको भारत का वायसराय के नाम से जाने। और फिर जो भारत का स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात होगी यह 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक की बात होगी। संविधान जैसे ही लागू होगा काम खत्म होगा। तो अब हम समझते हैं कि यह चारों फेज आपका बिल्कुल डेट एकदम क्लियर हो गया। देखो सब रटना नहीं है, इसका सिर्फ एक तरीका है अपने से कॉपी कलम लेके बिना देखे लिखने का अभ्यास। सब डेट क्लियर। कई बच्चे हैं कि सर डेट ही याद नहीं होता, इसमें डेट क्या रखना है भाई। पलासी की लड़ाई से लेकर और जैसे ही रेगुलेट होने तक है बंगाल का गवर्नर है, फिर जैसे ही रेगुलेट हो गया 1833 के चार्टर तक बंगाल का गवर्नर जनरल है। फिर पूरे 33 के बाद आप जानते हो कि जो लड़ाई है 33 के तक हम लोग देखेंगे कि अन्य मराठा ही तो लगभग समाप्त हो चुका है, 1818 में ही समाप्त हो जाता है। तो बड़ा सा क्षेत्र मिल गया तो भारत का गवर्नर जनरल हो, और ये 1858 तक रहेगा। 1858 से 1947 तक भारत का वायसराय हो, और तब भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल 1947 से 1950 हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, शुरुआत और अंतिम, ये दोनों से प्रश्न होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एक प्रथम कौन थे, और फिर पूछा जाएगा इसके अंतिम कौन थे। दोनों ही एक अच्छा क्वेश्चन है जो दोनों ही पूछा जाता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा अभी हम समझाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ अब प्रश्न सर एकदम समझ गए, गलत नहीं हो। पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे। जो यहाँ अंतिम होगा वही यहाँ शुरू हो, फिर जो यहाँ अंतिम होगा वही यहाँ शुरू हो, जो यहाँ अंतिम होगा वही यहाँ शुरू हो। सबसे मजे की बात है, एक का अंतिम दूसरे का शुरू, एक का अंतिम दूसरे का शुरू, ये सबसे मजे की बात है। तो यही से हम लोग चले तो पहला नंबर गवर्नर सबको मालूम होगा लॉर्ड क्लाइव। प्लासी की लड़ाई आपको याद है, ये लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर है। ये हमें लगता है कि लॉर्ड क्लाइव सब बच्चे के दिमाग में एकदम सेट हो। और ये अंतिम की बात करें तो आप सब लोग को क्लियर होगा वारेन हेस्टिंग्स, और यही वारेन हेस्टिंग्स यहाँ अंतिम। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स हो। हमने अभी आपको बताया कि एक का अंतिम तो दूसरे का शुरू, एक का अंतिम तो दूसरे का शुरू। भारत का गवर्नर जनरल आप जानते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और यहां भी वही हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक का अंतिम तो दूसरा का शुरू हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय आपको मालूम है कि हेड कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो बस हो गया, जो यहाँ हेड हैं वही यहाँ आ जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। और बिल्कुल आप ये जानते होंगे कि
भारत के अंतिम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन इसी के समय आजादी हुआ, इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम रूप से यहाँ पे रहेंगे। और इसी में आप जानते हो भारतीय है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बस इसके बाद फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका एज ए राष्ट्रपति हो जाता है। एक बार अब हम बढ़िया से सुना रहे हैं, एकदम ध्यान दे दो सारे लोग को, अपने से इसको लगे कि सर एकदम आराम से हम इसको लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, केवल सिस्टम समझो, अपने से क्लियर। एक का अंतिम दूसरा शुरू, एक का अंतिम दूसरा शुरू, एक का अंतिम दूसरा शुरू, एक का अंतिम दूसरा शुरू। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लॉर्ड माउंटबेटन, यही लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पूछा जाएगा भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए। और इसमें हम लगता है कि सारे बच्चे को अब एकदम क्लियर हो गया। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अब हम इसे चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ यहाँ पर तथ्य है ये पूरा आपको गायब कर। अब ये बताओ, एकदम हमें लगता है सारे बच्चे को ये सिस्टम पूरा याद हो, तो अब एकदम लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम क्लियर हो गया, कोई भार ही नहीं था। तो बिना मतलब हड़कते रहते थे कि पता नहीं गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय क्या करते रहता है। और कोई भी शब्द बोलेगा परीक्षा में तो शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि बंगाल बोल रहा है कि भारत बोल रहा है, गवर्नर बोल रहा है कि गवर्नर जनरल बोल रहा है, सारी बात आपकी क्लियर हो जाएगी। अब बताओ सभी बच्चे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जल्दी जल्दी नाम लिखते चलिए। तो लॉर्ड क्लाइव, वेरी गुड, लॉर्ड क्लाइव, बहुत सुंदर। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही आंसर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, वही हो जाए। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वही 1857 का विद्रोह वाला याद रखना, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल सही। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? जो कि लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जो बच्चे देखो चाहते हो कि लाइफ टाइम याद हो, तो इसके लिए एक एक टैबलेट 4 दिन इसकी खुराकी। एक एक टैबलेट 4 दिन का मतलब बिना देखे, एक बार तो देखे उतार ले, और फिर बिना देखे एकदम जब फुर्सत में बैठे तो एक बार अपने से 4 दिन तक लिख दिए। ये होम्योपैथिक दवा है, एक एक टैबलेट 4 दिन, परमानेंट, जड़ से ही रोग खत्म। कभी परीक्षा में पूछेगा तो मुस्कुराओगे कि सर और एकदम गलत नहीं होता है, तो एकदम सही हो। तो चलिए पहला नंबर स्टेप सभी बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं ताकि बाद में आप इसको आराम से पॉज करके और इस बात को आराम से नोट कर लोगे कि हाँ ये बात हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब यहाँ से आज के क्लास को हम एकदम आराम से शुरू कर रहे हैं। और जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलेंगे बंगाल के गवर्नर। तो अब जरा ध्यान दें, बंगाल के गवर्नर, देखो पहले हम गवर्नर किसका पढ़ाएंगे, तब गवर्नर जनरल पढ़ाएंगे, तब भारत के गवर्नर जनरल, तब भारत के वायसराय। इसमें एक बात मजे की बता दें, बहुत डेट फील्ड के चक्कर में नहीं रहा, बहुत डेट के चक्कर में नहीं रहा। मेन रहना कि इंपोर्टेंट काम किसके समय क्या हुआ है, ये वाला बात तुमको एकदम याद होना चाहिए। दूसरी बात है कि जो पहले से पढ़े हो, पहले तो मेन वो पिलर तुम्हारा ठीक है, क्योंकि मेन वही काम आपका सबसे ज्यादा होगा। जो पहले से पढ़े हो, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहले तो यही हुआ, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, कब हुए, ये वाला डेट तुमको याद होना चाहिए। दूसरा नंबर फिर आप पढ़े हो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, चलो ये भी हो जाएगा। मराठा के जीतने के बाद तब आप जो पढ़े हो ये हो गया आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध। तब हम लोग फिर क्या देखे हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। तब क्या हम लोग देखे हैं, आंग्ल बर्मा युद्ध। तब हम लोग क्या देखे, आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध। देखो इतनी बात सभी बच्चों को एकदम कॉपी पर 5 बार कम से कम लिखना होगा, क्वेश्चन यहीं से आए, नहीं तो परीक्षा में बड़ी तकलीफ होगी तुम्हें कि सर आया तो था लेकिन याद नहीं। और हम तो इसीलिए एकदम एक एक जगह गट्ठर में बांधते हैं, पहले डिटेल पढ़ा दी और फिर गट्ठर में बांध रहे हैं, ये बंधा गया तो एकदम क्लियर। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कितने युद्ध हुए, संख्या कितने युद्ध हुए। तो आप पहले हमें ये बता दो आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए, तो 4। बहुत बढ़िया, एकदम आपका ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो। देखो भूलने का बात जो लिख रहे बच्चे, उसको सिर्फ यही चीज है, एक जगह बांधना। ये बांधने का मतलब है जब फुर्सत में आना अपने लिखोगे तभी याद रहेगा, कॉपी देख के नहीं, रट के नहीं याद रहेगा। बार बार लिखो तो एकदम परमानेंट लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाए।
बोलो आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए, जल्दी आंसर दो। वेरी गुड, 3। मराठा 3 अक्षर है तो 3 युद्ध हुए, एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से बता दो आंग्ल सिख युद्ध कितने हुए, जल्दी से आंसर दे दो। आंग्ल सिख युद्ध तो बताए थे, सिख 2 अक्षर है तो 2 युद्ध हुआ, तो इसमें क्या दिक्कत है। पहली बार मैसूर तो 4, मराठा तो 3, फिर सिख तो 2, बस हो गया। जल्दी बताओ आंग्ल नेपाल युद्ध, एक ही बार में फरिया गई। आंग्ल नेपाल तो एक ही बार में सुगोली की संधि हो गई, मामला ठंडा हो। चलो जल्दी बता दो आंग्ल बर्मा युद्ध कितने हुए, जल्दी आंसर दो। आंग्ल बर्मा युद्ध बिल्कुल सही, कई बच्चे बिल्कुल सही लिख रहा है। आंग्ल बर्मा युद्ध तुमको सब याद करवाए थे, पहला में एमहास, दूसरा में डलहौजी और तीसरा में डफरिन, एकदम याद करवाया हुआ हमारा क्रम। आपको मेन यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और ये लाइन एकदम ठीक रखोगे, क्योंकि आगे हम गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ाएंगे, इसी चीजों की बार बार पुनरावृत्ति होगी। मतलब 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 3, 13। आंग्ल अफगान युद्ध कितने हुए, जल्दी आंसर दो। आंग्ल अफगान युद्ध, चलिए बहुत बढ़िया, 3। अब देखो यही 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9 और 3, 12, 4, 16 गवर्नर जनरल वायसराय में इसका काम आते रहे। तो इतना स्टेप आपको एकदम लाइन बाय लाइन ठीक होना चाहिए। मान लो हम तुमसे कहें कि जल्दी जल्दी बता दो पहला आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ, जल्दी याद करो, पहला आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ, एक जल्दी कुछ डेट याद है। वेरी गुड, कई बच्चे 1757, 1700, कई बच्चे 1800 भाग गया। 1767 से लेके 1769, बस एक पहला लड़ाई होगी। 67 से 69 पहला नंबर होगी। इसमें 18 भी मत चला, 18 में तो सीधे सिख वाली बात चलेगी। 1767 से 1769 दूसरी लड़ाई बोलो कब हुई, दूसरी लड़ाई जल्दी से बोलो कब हुई। वेरी गुड, देखो एकदम दूसरा नंबर में सब लोग एकदम ठीक चल रहा है कि 1780 से 82 में हैदर अली गया, फिर टीपू सुल्तान रहा तो 1784 तक दूसरा नंबर चला, बिल्कुल सही। 80 82 फिर 82 से 84 आप जानते हो, फिर टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु इसी समय हुई। जो तीसरा नंबर लड़ाई आप जानते हो 10 साल बाद 1790 से 92, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि, टीपू की हालत खराब। और चौथा नंबर आप जानते हो 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो हमें मेन अभी जो पढ़ना है, आपको गवर्नर के तुलना में पढ़ना है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन था, जल्दी से आंसर करो। वेरेलस, बिल्कुल देखो एक बच्चे बहुत ही सही आंसर दिए हैं, तो वेरेलस सबसे अच्छा आंसर हो गया पहला। दूसरा नंबर आपको जल्दी से चलना है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के हेड कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही आंसर है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही आंसर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के हेड कौन थे, बिल्कुल सही जवाब, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही आंसर चल रहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और चौथा में सभी लोग जानते हो ये मेन था सहायक संधि करना, और सहायक संधि कराने वाला मेन एक ही था, ये था लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता दे, हम तो फिर आगे चलेंगे ही, लेकिन एक बात सबसे मजे की बता दे, ये जो लाइन देख रहे हो ना, यही से चांस है सीधा क्वेश्चन पटकेगा, तुम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा हर बार। अगर बीपीएससी का तुम क्वेश्चन बैंक देखो, हर बार एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट उठाता है, और बच्चे चूंकि इतने में तो बिखर जाएंगे ना, इतना कैसे याद रहेगा। तो सिर्फ एक ही उपाय है, डेट जो बच्चे भूल रहे हो ध्यान रखो, 1800 से 1 साल पहले ये चौथा नंबर, और बस 80 90 10 साल के इंटरवल पे शुरू हुआ। इसमें ध्यान रखना कि 2 साल पे 80 से लड़ाई, 82 में हैदर अली मरा, 2 साल और चला, 90 में टीपू है, 2 साल में हार गया श्रीरंगपट्टनम की संधि में, और पहला 67 से 69। डेट एकदम दिमाग में आपका बैठना चाहिए, और ये तभी बैठेगा तो लिखोगे। जो बच्चे कह रहे हैं ना कि भूल जाते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज लिखा कभी नहीं, वो सिर्फ सत्यनारायण स्वामी का कथा सुना, तो सुनोगे तो नहीं परमानेंट रहेगा, 1-2 बार लिखना, इसलिए इसको एक जगह कॉम्पैक्ट करो। कॉम्पैक्ट जहां करना शुरू कर दोगे तो वो एकदम फिट हो जाएगा, यहाँ सर अब एकदम नहीं बोलते सही हो जाता। चलो जल्दी जल्दी बताओ, आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुआ है, हमें जल्दी जल्दी बता दो आंग्ल मराठा युद्ध की बात। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जल्दी से बता दो, लंबा चला है आप जानते हो, 1775, इसके बाद है से 82 तक, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82, बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे को बिल्कुल याद भी है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध जल्दी बोलो, दूसरा 1803-4, ये दूसरा हो गया, और तीसरा में तो इनकी कहानी ही खत्म हो जाएगी। 3-5 भी कर सकते हो, 3 मेन 5 में ही समाप्त हुआ, 5 ही कर देते हैं। और तीसरा नंबर में आप जानते हो कि यहाँ से सब पेशवा वाले जो पद है वो समाप्त हो जाएंगे, और बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है 1817-18, यहाँ से पेशवा पद समाप्त हो जाता है, तो 18-18 एक लास्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप मुझे बता दो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में गवर्नर कौन था, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। और देखो जब हम वारेन हेस्टिंग्स पढ़ाएंगे तो आपको खुद बताएंगे कि इसके समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसके समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, हम फिर वहां लिखाएंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि वो वहां पर बहुत ज्यादा याद नहीं हो, यहाँ पर जो बच्चे वर्क करेगा ना उसको याद हो जाएगा कि इसका दूसरा तो इसका पहला। इसके बाद आप जानते हो कि इस समय सहायक संधि का हेड यही वेलेस्ली का समय चल रहा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पर भी हो जाए।
लॉर्ड वेलेस्ली एक द्वितीय में हो जाएगा, तो द्वितीय में लॉर्ड वेलेस्ली, यहीं से वेलेस्ली का सेवा भी समाप्त हो जाएगा। और जल्दी से बता दो तृतीय में 1817-18 में कौन है जिसने आपको याद है पिंडारियों का दमन किया था? पिंडारियों का दमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपको बिल्कुल सही आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखो यहाँ पे दोनों के नाम हेस्टिंग्स आपको याद करवाए थे, हेस्टिंग्स, लेकिन एक में वार्ड हेस्टिंग्स, एक में लॉर्ड हेस्टिंग्स। वेलेस्ली, ये दोनों में लॉर्ड वेलेस्ली ही है। तो अब आप इन दोनों पे अभ्यास करोगे, लगेगा कि एकदम हमारा सही हो। बाकी सभी काम जब लिखाएंगे तो उसमें पिंडारियों का दमन वगैरह चलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी में कि इसी में एक क्वेश्चन पूछता है और बच्चे छोड़ते हैं, कारण बंधन एक जगह नहीं रहता। तो किताब पढ़ेगा तो किसी पेज में है, किसी पेज में कहाँ है, और परीक्षा में पूरे मिला के एक क्वेश्चन दे देता है। तो आपको यह लाइन एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जल्दी से हमें ये बता दो आंग्ल सिख युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध जल्दी बताओ। ये तो बहुत बाद में 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। 1845-46 में सिखों के, आप जानते हो रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सबसे अंतिम में सिख साम्राज्य जीत, इसलिए यह 1845-46 की बात होगी। और लगे हाथ तुरंत 1848-49 में बस डलहौजी महाराज जी साफ कर देंगे, लॉर्ड डलहौजी, काम खत्म। इस समय है लॉर्ड डलहौजी। और पहला में जल्दी से नाम बता दीजिए, पहला नंबर में जल्दी से नाम बता दीजिए। ये तो लॉर्ड, बिल्कुल लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, लॉर्ड हार्डिंग बिल्कुल सही आंसर है। तो ये देखो एकदम सही आंसर है, पहला में लॉर्ड हार्डिंग और दूसरा में लॉर्ड डलहौजी। आंग्ल नेपाल युद्ध, जल्दी से सभी बच्चे बताओ, आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि वाला सबको याद होना चाहिए, इसमें तो किसी का गड़बड़ ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। 1814 से लेके 1816 में ही सुगौली की संधि हुई। जल्दी बता दो इस समय कौन था गवर्नर, जल्दी आंसर दे दो, आपको बताया हुआ है, जल्दी आंसर दे दीजिए। समझिए गए वो 14, 16, 17, 18 लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे भी वही आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी प्रकार अब आपको दो होमवर्क दे रहे हैं, बर्मा वाला और इसी तरह से अफगान वाला। अपने से इन दोनों को भर लोगे तो एक बेसिक क ख ग घ तुम्हारा तैयार हो जाएगा। ये बता दो, ये भर सकते हो या लिखिए दे, जल्दी बताइए, भर लेंगे सब कोई। आपकी कॉपी में हम चाहते हैं तो थोड़ा सा वर्क भी कर लीजिए। तो ये आराम से भर करके इस पर 3 बार 4 बार अपना अभ्यास करिए, तो जाकर के ये ठीक ठाक होगा। ये तो हमने बेसिक आपको कर दिया। और अभी आज एक सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे और यह होगा बंगाल के गवर्नर। देखो जो महत्वपूर्ण गवर्नर होंगे, जिनके महत्वपूर्ण कार्य होंगे, वो आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। सबसे पहला गवर्नर आप जान गए हैं कौन है, लॉर्ड क्लाइव। अभी जस्ट आपने बात सुना, सबसे पहला लॉर्ड क्लाइव, आपने अभी जस्ट सुना सबसे पहला गवर्नर बंगाल का कौन है, लॉर्ड क्लाइव। पहला नंबर तो ध्यान रखना कि अरे क्लेवर था, क्लाइव था, एक चालाक था इसलिए गवर्नर बना, लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर, बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा नंबर आपको ध्यान रखना है विंसी टाट, क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, ये आपको बक्सर की लड़ाई में हम इसका नाम लिए हैं। और आप सभी को याद होगा कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, विंसी टाट, इसका नाम आपको हम लिए भी। इसी के बाद अभी जस्ट हम लोग नाम देखे, जिसमें हम लोग देखे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेरिलस्ट। अभी जस्ट आपने बताया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपने अभी जस्ट वेरिलस्ट का नाम अभी देखो जस्ट लिए। क्योंकि तुम जानते हो कि 1784 के बाद जब ब्रिटिश इंडिया एक्ट आएगा तब उधर यहाँ से सब सिस्टम चेंज हो, इसलिए यहाँ पर वेरिलस्ट का नाम हमने इसीलिए लिख लिया ताकि बंगाल के गवर्नर की बात आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देखो यहाँ जो आप देख रहे हो 73 तक ये लॉर्ड क्लाइव और वार्ड हेस्टिंग्स चल रहा है और अभी 69 तक की बात चल रही है, इसीलिए वेरिलस्ट यहाँ पे आपका। बीच में इसके पहले हॉलविल बना है, हॉलविल है 1 साल के लिए, हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण गवर्नर की बात किया है, इसलिए हॉलविल छोड़ दी। ब्लैक बॉल वाला हॉलविल 1 साल के लिए बस कुछ समय के लिए बना है, बिल्कुल बनाया होगा। इसके बाद लास्ट की बात करें तो आप जानते हो कि इसमें एक लास्ट जो बनेंगे वही बंगाल के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, जिनका नाम हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। देखिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको ध्यान दो, बाकी जिसका नहीं है काम, उनका काम खत्म। तो आपको यहाँ पे बंगाल के गवर्नर के रूप में सिर्फ 4 नाम आपको एकदम ध्यान अभी तुरंत देना, तुरंत ध्यान आना चाहिए कि हाँ सर एकदम इन चारों हमको एकदम याद है, लॉर्ड क्लाइव, वेंसी टाट, लॉर्ड क्लाइव, वेंसी टाट, वेरिलस्ट और बाकी आप देखिए वारेन हेस्टिंग्स। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया लॉर्ड क्लाइव, वेंसी टाट, वेरिलस्ट, वारेन हेस्टिंग्स। और देखो यहाँ पे प्रश्न क्या आएगा, इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। वेंसी टाट में एक ही क्वेश्चन आएगा, बक्सर के लड़ाई के समय, बक्सर के युद्ध के समय, मतलब 1764 की बात है। सोचो 64 में यह है, 65 में दोबारा लॉर्ड क्लाइव को भेजा गया है, क्योंकि तुम इलाहाबाद की संधि पढ़े होगे, लॉर्ड क्लाइव ने ही किया। तो उस समय 64 में वेंसी टाट है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। बस और कुछ नहीं इससे पूछेगा, जो स्टेप पूछा जाएगा एकदम दिमाग में आपका बैठ जाए। जैसे ही आपसे पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कहना कि सर एकदम बक्सा में एकदम टाट डाल दिए तो बक्सर वेंसी टाट।
बक्सर, वेंसी, टाट एकदम आपके दिमाग में सेट हो। और इसके बाद हम लोग को ध्यान रखना है कि वेंसी टाट के बाद वीरलस्ट की बात चल रही, वीरलस्ट की बात चल रही। तो वीरलस्ट में आपको मेन ध्यान दे देना है एक इंपॉर्टेंट कि अभी हमने जस्ट समझाया कि इसी के समय प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अभी जस्ट आपको हम समझाए थे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वीरलस्ट के समय हुआ है। डेट भी आपको हमने समझा दिया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1767 से लेकर 1769, इस बीच में वीरलस्ट यहाँ के थे। अगला नंबर वारेन हेस्टिंग्स पर तो हम लोग लंबा चलेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक लाइन वारेन हेस्टिंग्स पर। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर है। बंगाल का अंतिम गवर्नर कभी भी पूछा जाएगा तो वारेन हेस्टिंग्स। बाकी वारेन हेस्टिंग्स का हम लोग चलेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल में इसके डिटेल काम का फिर जिक्र करेंगे। और सिर्फ काम बच गया एक का, लॉर्ड क्लाइव। सुनो अब इसका काम ठीक से, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव सुनने के बाद हम सब मिटा देंगे और आपको अपने से सोचना होगा कि सर इतना दिमाग में मेरा आ गया। धीरे धीरे पचते पचते 4-5 दिन लगे और तब लगेगा कि हाँ ये फेज एकदम क्लियर हो गया। मॉडर्न से यहाँ पूरा फेज पढ़ लोगे 2 से 3 क्वेश्चन तक यात्रा बन सकता है। मॉडर्न का ये सब बहुत अच्छा सेक्शन माना जाता है। और जल्दी जल्दी हम लोग देखें, लॉर्ड क्लाइव के सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि आप जानते हो पलासी के युद्ध के समय, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। दूसरा आपको बताया है कि 1765 में इसी ने इलाहाबाद की संधि किया, इलाहाबाद की संधि किया। तीसरा आप सभी को बताया है कि इसी ने द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किया, क्योंकि आपको मालूम है कि इसी इलाहाबाद की संधि से इसको सत्ता की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल का गवर्नर अपना रहेगा, यह मेन अपना चलते रहेगा। और इंपॉर्टेंट हो गया कि यह बंगाल का पहला गवर्नर है, ये बंगाल का पहला गवर्नर है। ये भी लाइन आपका क्लियर हो। तो देखिए अब हम सभी बात को हटाने जा रहे हैं और उम्मीद आपसे करेंगे कि एकदम कहोगे कि सर एकदम लाइन क्लियर हो चुका है। बोलो, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर, 1765 में इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन प्रणाली का ये जनक। जैसे चलेंगे वेंसी टाट तो कहोगे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में गवर्नर कौन है, तो वीरलस्ट। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर। हम समझते हैं कि यह जो 4 नाम लिखे हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर इतना तो एकदम याद हो। और परीक्षा में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो लगना चाहिए कि हाँ एकदम आपको क्लियर है। वेंसी टाट में एक और देखो, एक बच्चे ने लिखा, अच्छा लिखा है, ये 1760 से 65 तक है, 65 में यह आया है और इसीलिए पानीपत का तृतीय युद्ध भी आप लिख सकते हो। इसी के समय पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि 1760 से 65 तक है तो 164 सब इसी में शामिल। तो अब ये बताइए कि इतना दूर एकदम सबका क्लियर, तो एकदम इतना पढ़ के बचा के रख। तो कल के क्लास में हम लोग चलेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। कल के क्लास में दोनों कंप्लीट हो जाए, तब वायसराय 2-3 क्लास आपका चलेगा। देखते देखते पूरा फेस आपका निकल जाए, तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक बनाओगे, मजा आ जाएगा कि सर मॉडर्न अब बहुत शानदार हमसे बनने लगा। क्योंकि मॉडर्न का जो मेन आत्मा है वो यहीं पे है। पूरा 47 तक की बात हम लोग यहाँ से पढ़ा और हम बिल्कुल कोशिश किए हैं कि एकदम 0 लेवल से चले, आराम से चले, हर बच्चा इस बात को पूरा बढ़िया से समझे। इंपॉर्टेंट ज्यादा सेक्शन था इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट नहीं करके हमने इसको कहा कि नहीं लाइव ही ले लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। बाकी साइंस अब जो है, फिजिक्स वगैरह जो है अभी हम आपको बताए हैं, रूटीन भी आप लोग देख ही रहे होंगे। 17 तारीख तक अभी थोड़ा व्यस्तता बहुत ज्यादा है। अभी मेंस वाले लोगों को 6 घंटा मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। एक समय आपका भी आए, आपका भी आएगा मेंस का, जब आएगा समय तो आपको खुद हम भी फिर उतना पढ़ाएंगे। क्योंकि मेंस वाला में अभी सभी को पहला स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं, दूसरा नंबर फिर साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तीसरा नंबर फिर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि 3 जीएस में हो गया, चौथा हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, ऑप्शनल भी सबका है। तो इसीलिए ये सभी स्टेप में अभी 7 तारीख से 17 तारीख तक सबसे अधिकतम जो व्यवस्था हो सकती है वो आपका वहां लगे हुए। इसीलिए घबराइएगा नहीं, 17 तक थोड़ा रूटीन स्लो होगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन 17 के बाद तैयार रहिएगा मेरे माथा से, एक बड़ा बैच का बोझ कंप्लीट हो जाए। तब सिर्फ दुलरुआ इकलौता आप ही लोग रहे, उसके बाद फिर पनाह मांगेंगे कि सर इतना ना आप कम कर दीजिए। तब उसके बाद ऑफलाइन भी हम लोग देखते हैं, फिर शुरू कर दिया जाएगा। तो फिर जैसे ही सुर ताल जितना चाहिए वो ऑटोमेटिक चढ़ जाएगा, उसमें परेशान मत हो। हम लोग सब चीज जिसको जहां जरूरत है उसको खुद से कर देते हैं। तो इसीलिए अभी 17 तक थोड़ा कम, हम अभी जब भी है छुट्टी में तो हम देखते हैं कि छुट्टी नहीं है, कुछ धीरे धीरे ही चले। 17 तक हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे ये वाला निकाल दे। संडे मंडे से हो सकता है नए बायोलॉजी टीचर भी आपके लग जाए, तो बायोलॉजी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे अब आपका सब चीज लाइनअप होते चला जाएगा। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्लास जो हम लोग चलेंगे, मॉडर्न के लिए कुछ बच्चे बुक कर रहे हैं, बिपिन चंद्र ले लीजिए, अच्छा बुक है, बिपिन चंद्र का बुक मॉडर्न में आपका ठीक है, एक नजर उसको पढ़िएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए तो नेक्स्ट अब चलिए बिल्कुल दुलरुआ तो तुम ही लोग बचेगा ना, 17 के बाद तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, तुम ही लोग से तो रोजगार आएगा, मेन दुलरुआ बस तो तुम ही लोग होगा, इसलिए मेन मजा आएगा तुम लोग के साथ। तो चलिए बुक लेनी है तो बहुत अच्छा किया है, जो लोग बुक नहीं लिए तब तक साइंस वाला बुक लेकर के कुछ कुछ स्टडी करते रहिए। 17 के बाद फिर फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें पूरा प्रैक्टिस भी आपका होते चला जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक।
चलिए नेक्स्ट हम लोग